हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ गिवन डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमें दिया है और हमें उस डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट दोस्तों ये नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेके चलेंगे कि सपोज बच्चा पार्टी ये हमारा एक डायपोल है, ये इस डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इस डायपोल का सपोज नेगेटिव चार्ज है। तो एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक, सपोज ये जो मेरा डायपोल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 12। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने ले लिया विच इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 12। एंड सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल। ये डायपोल के सेंटर में हमने एक पॉइंट ले लिया O, और इस सेंटर में जो हमने मिड पॉइंट लिया है ये O, इस पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बच्चों, इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहा जाता है इसको, इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और इसी लाइन पे एक सर्टेन पॉइंट हम ले लेंगे और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और हमें कहा गया कि भाई इस पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां लगेगा। कैसे, अब आप ध्यान से देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, हमने माना ये पॉइंट P सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है बच्चों, सपोज R डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर से R डिस्टेंस पे है। अब क्योंकि ये पॉइंट O सेंटर में है तो टोटल लेंथ डायपोल की 12 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी बच्चों, L। यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी बेटा, L। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, पहले आपको देखना पड़ेगा इस पॉइंट P पे किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो इस पॉइंट P पे एक तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और दूसरा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखते हो और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, देखो ये लाइन है, इसको क्या मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P से जोड़ने वाली लाइन ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ लगती है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इट विल बी आउटसाइड, वो बाहर की तरफ होगी। और वो मैंने मान ली सपोज कितनी है, E1। कितनी मान ली मैंने, वो E1। सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रही है दैट इज E1, ठीक है, इसको मैंने E1 मान लिया। यहां तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, इस E1 का मैग्नीट्यूड, E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आप सबने पढ़ा है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, 1/4πε Q/r²। यही फॉर्मूला होता है ना, कि कोई चार्ज Q हमें दिया है उसकी वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेम फॉर्मूला यहां भी यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन जो डिस्टेंस है इसकी P पॉइंट से। P पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है वो इतनी है, इस पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B, तो कितनी डिस्टेंस है, AP। तो यहां आ जाएगा बच्चों AP का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये AP किसके इक्वल है, अब ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे मान लिया एंगल कितना है, थीटा, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गई, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें ये वाली जिसका परपेंडिकुलर R है और बेस जिसका कितना है L। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √r² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बेटा, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √r² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AP की वैल्यू यहां रख देंगे बच्चों, तो E1 बनेगा 1/4πε0 Q/AP। AP हमारा कितना आया, ये कितना आया AP, √r² प्लस L²। तो यहां रखेंगे
तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास E1 आ गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो दिस इज E1, दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गया? तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई E1। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अब सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे? E2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा? E2 निकाल लेंगे। तो वो देखो कैसे निकलेगी अब। ठीक है, E2 कैसे निकलेगी? अब E2 कैसे निकलेगी? जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से लग रही होगी। अब ध्यान से देखिए, ये है लाइन नेगेटिव चार्ज को P पॉइंट से जोड़ने वाली। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो इनसाइड लगती है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ लगती है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ये इसको हम नाम दे देते हैं E2, ऐसे नेगेटिव की तरफ लगेगी, समझ गए? और इसकी भी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो यही आने वाली है, क्योंकि बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, L है, तो ये भी हमारा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इतना ही होगा ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही होगा ये भी। तो इसका मतलब सोल्व करोगे तो सिमिलरली आपके पास जो E2 है वो भी इतना ही आएगा। E2 आपके पास कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल, सेम वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे बच्चों हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो भी आ गई, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है E2 वो भी आ गई। अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वेक्टर एडिशन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन भी होती है। और जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो सिंपली ऐड नहीं करते, उसके लिए हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। आपने +1 में पढ़ी है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें चाहिए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो कैसे मिलेगी? जो मेरी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस डायरेक्शन में E1, और जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। कैसे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन लगा के, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां हम यूज करेंगे। कैसे? अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं इस तरह से, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो E1 और E2 एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। और अगर मैं इनकी पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं तो इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनके रिजल्टेंट को, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा इनके एडिशन को, E1 प्लस E2। ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ गई। ठीक है ना, कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगी है। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ नहीं पता तो दोबारा बता देता हूं। +1 में हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर इस तरह से है, सपोज एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, कि सच दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और कैसी साइड्स होनी चाहिए? एडजेसेंट, मतलब टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए वेक्टर्स की, सेम ऑर्डर में होनी चाहिए वेक्टर, अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर होने चाहिए, टेल से टेल जुड़नी चाहिए बेटा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट को A प्लस B। तो यहां सेम यही फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 इनके बीच में टोटल एंगल ये कितना है, क्योंकि तभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? देखो ये एंगल यहां पे थीटा है बच्चों। ठीक है, ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहां कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगेगी ना, आप ध्यान से देखो, ये E1 की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग है, E2 की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग है। तो इस पैरेललोग्राम का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके पैरेलल आएगा? डायपोल AB के पैरेलल आएगा। मतलब E और ये डायपोल AB है, दे आर पैरेलल, और ये पैरेलल हैं तो ऑब्वियस है, हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है कि ऐसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूं
तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल सेम होंगे। मैथमेटिक्स क्लियर है। सिमिलरली बच्चों यहां पे भी एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, समझ रहे हो। और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है 10th मतलब हमने 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना मैथ्स का, वहां पे हमने बच्चों ये पढ़ा हुआ है, हमने ये चीज कंसेप्ट पढ़ी हुई है कि जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे बीच में, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के बीच में टोटल कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल ये, थीटा एंगल ये, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं ध्यान से अलग से इसका डायग्राम बनाऊं आपके लिए कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा भाई। देखो अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली दोबारा से दिखाऊं इनकी डायरेक्शंस वगैरह, तो आप खुद से देखो बेटा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, इस पे पैरेललोग्राम लो लगाई तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो E1 E2 दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना, 2 थीटा। कितना है दोनों के बीच में टोटल एंगल, 2 थीटा है। तो बस निकल जाएगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकलेगी, तो फॉर्मूला लगा देंगे। आपको याद होगा अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन पे हम लगा देते हैं पैरेललोग्राम लो, जिससे हमें मिल जाता है रिजल्टेंट आर। सपोज यहाँ ए और बी के बीच में कितना एंगल है, सपोज 5, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता था आपको याद होगा, 11th में पढ़ा है। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, है ना। ये फॉर्मूला होता था ना, अगर याद हो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos ऑफ द एंगल phi बिटवीन देम। यही फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, ठीक है ना। तो यहां से यहां भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो हमारे पास बनेगा बच्चों कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ E1 का स्क्वायर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस E2 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 इंटू cos 2 थीटा। यही आएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 इंटू cos 2 थीटा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखो, यहां तक सब समझ गए। अब आप E1 और मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखो बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, देखो E1 और E2 की वैल्यू सेम है। E1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, E2 भी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन इट इज क्लियर कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू E2। तो इसका मतलब जहां जहां भी E2 है मैं वहां क्या पुट कर सकता हूं, E1 पुट कर सकता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह भी मैं क्या पुट कर दूंगा, E1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू cos 2 थीटा। ये आ जाएगा बच्चों। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, अंडर द रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 इंटू E1 स्क्वायर साथ में cos 2 थीटा। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद देखेंगे बेटा, इसके बाद आपके पास बनने वाला है E इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, अब देखो 2E1 स्क्वायर यहां भी है, इसको कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो 2E1 स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहां पे मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। अब एक फॉर्मूला हम यहां मैथ्स का यूज करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास बच्चों 2E1 स्क्वायर इंटू, अब यहां 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1
प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, तो ये हम यहां यूज करेंगे। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बच्चों। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू E1 स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो फर्दर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2 बनेगा, E1 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा E1 बनेगा, कोस स्क्वायर इंटीग्रेशन से अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा बच्चों? कॉस थीटा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 2E1 कॉस थीटा। कितनी आ गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड? 2E1 कॉस थीटा। अब जस्ट आपको क्या करना है, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल से। चलिए निकाल लेते हैं। अब जरा इस डायग्राम की तरफ दोबारा से अपने नजरें घुमाइए, और जब नजरें हम घुमाते हैं तो देखो क्या होता है, ये इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें ये डिस्टेंस r है, ये एंगल हमारा थीटा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस l है बेटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल से क्या मैं कोस थीटा निकाल सकता हूं? यस आई कैन, मैं निकाल सकता हूं कोस थीटा। आपको पता है बच्चों कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो बेस कितना? l, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो बेस कितना है? l, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है ना हाइपोटेन्यूज। इसको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख लो, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख लो, एक ही बात है। तो ये वैल्यू हो गई कोस थीटा की, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू भी रख देंगे और E1 की। तो जब हम कोस थीटा और E1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन है हमारी बच्चों E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1 कोस थीटा। तो जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ E1 कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये था हमारा E1। और कोस थीटा कितना है? ये देखो कोस थीटा है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सारे की पावर 1/2। बस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और आंसर आपके कदमों में होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों और आंसर हमें मिल जाएगा। देखो क्या आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बनेगी बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये जो 2 है इसको मैं L के साथ लिख लूंगा, तो 2 इंटू L अपॉन ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2। ठीक है बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डायपोल, Q इंटू 2L। तो यहाँ Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो ये बनेगा P अपॉन नीचे आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सारे की पावर 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गई बच्चों हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कहां पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी मैं कोई पॉइंट ले लूं तो वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला आपके सामने है 1/4 पे एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सारे की पावर 3/2। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दोस्तों, ये हमेशा पैरेलल होती है डायपोल के। क्या होती है? हमेशा डायपोल के पैरेलल, डायपोल की लेंथ के पैरेलल, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसके एंटी पैरेलल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और डायपोल मूवमेंट कहां जाता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जब पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की लेंथ के पैरेलल होगी और डायपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद इसका एक छोटा सा स्पेशल केस भी आ जाता है। तो स्पेशल केस बच्चा पार्टी क्या आता है कि अगर, ठीक है, स्पेशल केस क्या आता है कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर है, मतलब इफ दिस डिस्टेंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, कि ये डिस्टेंस R बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे L को फिर क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट।
तो नेग्लेक्ट एल, तो हम एक्सप्रेशन में एल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। और जब एल को नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, नीचे बचेगा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, सारे की पावर 3/2, तो पावर की पावर है मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ आर क्यूब बचने वाला है आपके पास। तो आपके पास फिर स्पेशल केस बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज द स्पेशल केस। ये क्या है बच्चा पार्टी, एक स्पेशल केस है। समझ गए? तो ये था आज का प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा टॉपिक, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।